तो आज हम रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक बहुत ही कह सकते हैं दमदार कहानी दहेज को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इसका हिंदी अनुवाद है और ये कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो आज भी उतना ही चुभता है। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ दहेज के लेन देन के बारे में तो है ही नहीं। सही कहा। ये तो बस एक लक्षण है। बीमारी तो कुछ और ही है। बीमारी है रिश्तों का बाजारीकरण, जहाँ इंसानों की कीमत लगाई जाती है और भावनाएं सिर्फ एक सौदा बनकर रह जाती हैं। एकदम। और इसी बाजार की पहली बोली लगती है निरुपमा के रिश्ते से। कहानी शुरू होती है जब उसके पिता राम सुंदर एक बड़े राय बहादुर के इकलौते बेटी के लिए रिश्ता तय करते हैं। हाँ। लेकिन शर्त है 10,000 रुपए नकद और ढेर सारा सामान। और राम सुंदर अपनी हैसियत देखे बिना फौरन हाँ कर देते हैं। यहीं से शायद सारी मुश्किलों की शुरुआत होती है। हाँ, क्योंकि ये हाँ सिर्फ एक वादा नहीं है, ये उस सामाजिक दबाव के सामने झुकना है जहाँ बेटी के लिए एक अच्छा घर खोजना एक पिता की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान माना जाता था। और राम सुंदर इस इम्तिहान में पास होना चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। वो अपनी बेटी का भविष्य नहीं बल्कि अपनी सामाजिक इज्जत खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सौदा उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। शादी का दिन आ जाता है लेकिन पैसे तो जुट ही नहीं पाते। नहीं हो पाता इंतजाम। तो मंडप में एक अजीब सी, एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति बन जाती है। राय बहादुर साफ कह देते हैं कि जब तक पूरे पैसे नहीं मिलेंगे दूल्हा मंडप में नहीं आएगा। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा टकराव होता है। रिश्ता पूरी तरह से एक लेन देन बन जाता है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि दूल्हा खुद अपने पिता के इस व्यवहार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हाँ, ये बहुत चौंकाने वाला मोड़ है। वो साफ कहता है, खरीद फरोख्त मोल भाव की बात मैं नहीं समझता। विवाह करने आया हूँ, विवाह करके ही लौटूंगा। ये सुनकर तो एक पल के लिए लगता है कि चलो शायद सब ठीक हो जाएगा। एक पढ़ा लिखा समझदार पति है। एक उम्मीद जगती है। हाँ, कि वो निरुपमा को इस दलदल से बचा लेगा। शादी तो हो जाती है पर माहौल में कोई खुशी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। विदाई के वक्त राम सुंदर अपनी बेटी को वचन देते हैं कि वो उसे जल्द ही लिवाने आएंगे। लेकिन ससुराल में निरुपमा और उसके पिता दोनों का सम्मान एक तरह से खत्म हो जाता है। राम सुंदर जब भी बेटी से मिलने जाते उन्हें अपमान सहना पड़ता। यहाँ तक कि नौकर चाकर भी उन्हें नीची नजर से देखते थे। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर गौर करना चाहिए। दहेज न दे पाने के कारण एक पिता का अपनी ही बेटी पर जो एक स्वाभाविक अधिकार होता है वो भी छीन गया। हाँ, जैसे वो भी छीन लिया गया हो। उसे अपनी बेटी से मिलने के लिए भी भीख सी मांगनी पड़ती है। पैसा ही सम्मान का पैमाना बन गया है। और उधर निरुपमा का हाल और भी बुरा है। उसे ससुराल में रोज ताने सुनने पड़ते हैं, खासकर उसकी सास। हाँ, सास का किरदार बहुत अहम है इसमें। ताकि तारीफ भी कर दे तो सास ताना मारती, हाँ बड़ी रूपवती है, जैसे घर की बेटी वैसा ही रूप मतलब सीधे सीधे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति पर तंज। बिल्कुल, उसके खाने पीने तक का ध्यान नहीं रखा जाता था। कहानी में ये साफ दिखाया गया है कि कैसे निरुपमा को एक व्यक्ति के तौर पर नहीं देखा जा रहा, उसे एक अधूरी कीमत पर लाए गए वस्तु की तरह देखा जा रहा है। वस्तु सही शब्द है। और सास का व्यवहार इसी मानसिकता का प्रतीक है। वो कहती भी है कि अगर बाप ने पूरे दाम दिए होते तो बेटी की भी पूरी सार संभाल होती। ये तो बहुत ही भयानक बात है। और बेटी के इस अपमान की खबरें सुनकर राम सुंदर अपना घर बेचने का फैसला करते हैं। हाँ, ताकि वो दहेज के बाकी पैसे चुका सकें। लेकिन उनके बेटे इसका विरोध करते हैं और घर बिकने नहीं देते। तो ये कहानी में एक और परत जोड़ता है। राम सुंदर अब दो पार्टों के बीच फंस गए हैं। एक तरफ बेटी के ससुराल का दबाव है, हाँ, जो अपना घर नहीं खोना चाहते, उनकी लाचारी और बढ़ जाती है। इसके बाद एक बहुत ही दिल दुखाने वाली घटना होती है। राम सुंदर किसी तरह 3,000 रुपए इकट्ठा करके अपने समधी के पास पहुंचते हैं। वो बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते हैं और फिर बड़ी हिचकिचाहट के साथ पैसे निकालते हैं। लेकिन राय बहादुर उन पैसों को देखकर ठहाका लगाते हैं। ठहाका लगाता है। हाँ, और कहते हैं रहने दीजिए समधी जी, इसकी मुझे जरूरत नहीं। वो एक कहावत का इस्तेमाल करके पैसों को लेने से मना कर देते हैं और राम सुंदर का अपमान करते हैं। ये कहानी का एक निर्णायक मोड़ है। राय बहादुर का पैसों को ठुकराना असल में शक्ति का प्रदर्शन है। अच्छा, तो ये पैसों के बारे में था ही नहीं। नहीं, अब ये खेल पैसों से बहुत आगे निकल चुका था। वो ये दिखाना चाहते थे कि अब नियंत्रण पूरी तरह उनके हाथ में है। राम सुंदर की आर्थिक विफलता ने उन्हें नैतिक रूप से भी कमजोर बना दिया था। और इसी अपमान के बाद जब राम सुंदर बेटी को घर ले जाने की बात करते हैं तो राय बहादुर साफ मना कर देते हैं। मैं खाली हाथ लौट आता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राम सुंदर अपनी बेटी से मिलने नहीं जाते क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि पूरा पैसा चुकाने के बाद ही जाएंगे। आखिरकार पूजा के समय वो घर बेचकर मिले पैसे लेकर बेटी को लिवाने पहुंचते हैं। लेकिन वहाँ उनके बेटे भी पहुंच जाते हैं और उन पर उन्हें बेघर करने का आरोप लगाते हैं। हाँ, और ये सारा तमाशा देखकर निरुपमा सब समझ जाती है और वो अपने पिता को कसम देती है। यहीं पर निरुपमा का चरित्र एक नया मोड़ लेता है। हाँ, वो कहती है कि अगर उन्होंने एक पैसा भी उसके ससुर को दिया तो वो अपनी बेटी का मुंह फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वो पूछती है, क्या मैं केवल रुपए की थैली भर हूँ? जब तक रुपए है तब तक मेरा
दाम है। ये कहानी का शिखर है। अब तक जो लड़की चुपचाप सब कुछ सह रही थी, वो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है। बिल्कुल। वो समझ जाती है कि पैसे देकर उसके पिता उसका और अपना दोनों का अपमान कर रहे हैं। वो इस लेन देन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर देती है। पिता के वापस जाने के बाद निरुपमा के लिए ससुराल तो जैसे कांटों की सेज बन जाता है। और भी मुश्किल हो जाता है। उसका पति डिप्यूटी मजिस्ट्रेट बनकर शहर से दूर जा चुका था और अब मायके वालों से मिलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई थी। इसी बीच निरुपमा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। वो अपने शरीर के प्रति पूरी तरह से लापरवाह हो जाती है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक तरह का मौन विरोध है। मौन विरोध। हाँ, वो शायद उस व्यवस्था के खिलाफ खुद को नुकसान पहुंचा रही है जिसने उसे कैद कर रखा है। उसकी उपेक्षा और बीमारी उसकी लाचारी और दुख का एक शारीरिक रूप है। जब वो अपनी सास से अपने पिता और भाइयों से मिलने की इच्छा जताती है तो सास कहती है ये मायके जाने का बहाना है। मतलब उसे बीमार होने पर भी सहानुभूति नहीं बल्कि शक मिलता है। कहानी का अंत तो और भी दुखद और व्यंग्यात्मक है। जिस दिन निरुपमा की सांस उखड़ने लगती है उसी दिन डॉक्टर उसे पहली बार और आखिरी बार देखता है। उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन राय बहादुर परिवार उसकी अंत्येष्टि बहुत धूमधाम से करता है। हाँ, ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। इतनी अच्छी चंदन की लकड़ी की चिता उस इलाके में किसी ने नहीं देखी थी। और इस काम में उन पर कर्ज भी हो जाता है, लेकिन उनकी ख्याति फैल जाती है। ये किस तरह की मानसिकता है? ये समाज के दोहरे चरित्र पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है। जीते जी जिस बहू को सम्मान और देखभाल नहीं मिली, उसे मरने के बाद इतना सम्मान। हाँ, मरने के बाद उसकी शान में एक बड़ा समारोह किया जाता है। यहाँ भी सम्मान का रिश्ता व्यक्ति से नहीं बल्कि सामाजिक दिखावे से है। मतलब जीते जी निरुपमा उनके लिए एक बोझ थी, लेकिन मरकर वो उनकी इज्जत बढ़ाने का एक जरिया बन गई। बिल्कुल, उसकी जिंदगी की कीमत कुछ नहीं थी, लेकिन उसकी मौत को एक सामाजिक प्रदर्शन में बदल दिया गया। और जब लगता है कि शायद अब ये त्रासदी खत्म हुई, तभी कहानी का आखिरी और सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। निरुपमा के पति का पत्र पहुंचता है हाँ, कि पत्नी को फौरन भेज दें, जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक जीवन खत्म हो गया, लेकिन व्यवस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलती रहती है। और जवाब में उसकी माँ लिखती है, बेटा हमने तुम्हारे लिए एक दूसरी लड़की का रिश्ता तय किया है, इसलिए छुट्टी लेकर फौरन आओ। और इस बार दहेज। इस बार दहेज है 20,000 रुपए और वो भी हाथों हाथ। ये अंत कहानी को अमर बना देता है। ये दिखाता है कि ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक चक्र की कहानी है। निरुपमा की मौत से ये चक्र टूटा नहीं बल्कि और मजबूत हो गया। एक सौदा खत्म हुआ और दूसरा पहले से भी बड़ा सौदा तुरंत शुरू हो गया। तो ये कहानी सिर्फ दहेज के लेन देन के बारे में नहीं है, ये उस मानसिकता पर सवाल उठाती है जो इंसानी रिश्तों और भावनाओं को महज एक वित्तीय अनुबंध मान लेती है। ये कहानी एक सवाल के साथ समाप्त होती है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं। इसमें एक बात और सोचने वाली है। कहानी में निरुपमा का पति जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है, वो लगभग अनुपस्थित रहता है। हाँ, बस एक बार विद्रोह करता है और फिर गायब हो जाता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या उसकी शिक्षित और आधुनिक पहचान का उसके व्यक्तिगत जीवन की इस पारंपरिक त्रासदी पर कोई असर पड़ा, या वह भी उसी व्यवस्था का एक मुख्य हिस्सा था जो अंत में एक बड़े दहेज के साथ दूसरी शादी के लिए आसानी से तैयार हो गया। मतलब शिक्षा शायद डिग्रियां तो दे सकती है, पर हमेशा हिम्मत और सही गलत की समझ नहीं दे पाती।